नमस्कार दोस्तों। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में पूछा जा सकता है। तो हम यूनिट वाइज 20-20 क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। टोटल कलेक्शन अगर हम देखें तो 5 यूनिट में हम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कवर करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यूनिट वाइज का। आज के लेक्चर हम फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ उसके आंसर को भी देखते चलेंगे कि कैसे उसको हम आंसर कर रहे हैं। और ऐसे ही आपको शार्ट में एक एक लाइन में आपको आंसर देना होगा वाइवा देते टाइम। जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके चले हैं। जैसे अगर पहला क्वेश्चन आप देखें, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है ये। आप सिलेबस भी देख सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको सिलेबस मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता दें कि ये पीडीएफ फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं यूनिट वाइज, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे डिटेल में समझना है तो वन बाय वन क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे, तो इससे आप बेटर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और थ्योरी एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा कि वो जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो कि किस तरह से पेपर में लिखना है, तो थोड़ा सा और डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट आप और उसके फंक्शन बताइए। तो मैंने बताया था आपको, अगर हमारे थ्योरी लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो तीन आपके मेजर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। एक तो होता है, सबसे मेन होता है प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। इसके बाद एक इनपुट होता है और एक होता है आपका आउटपुट। जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है इसी को हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन एक तरह से यही होता है। जनरली कोई भी इनपुट हम देते हैं तो सीपीयू में जाता है, सीपीयू में प्रोसेस करता है कि उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या आंसर बन सकता है, प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। तो तीन कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये आप आंसर कर सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग में सीपीयू, इनपुट डिवाइस टू इंटर द इनपुट, इंटर द डेटा टू द कंप्यूटर, एंड आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बेसिक है, आपको पता होगा, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। हम आगे जैसे चलेंगे तो आपको टफ क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको इसी सीरीज में। तो व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो all the electronics and electrical component and circuit used to computer system are called hardware. A computer is equipped and controlled with the help of computer program called software. जैसे आपको पता है कि कोई भी कंप्यूटर होगा, जैसे सपोज एक कंप्यूटर डिवाइस है, तो कंप्यूटर डिवाइस जितने फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जैसे जो आपको विजिबल है, दिख रहे हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल कंपोनेंट। तो जैसे मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, अगर कीबोर्ड दिया हुआ था कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या होंगे, हार्डवेयर। और कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो केवल प्रोसेस करते हैं सिस्टम में, आपको दिखे प्रोसेसिंग दिखेगा ना, तो उसको आप फिजिकली देख सकते हैं, ना तो उसको फिजिकली आप टच कर सकते हैं। बस एक तरह से आपको प्रोसेस करके दिखा सकता है कि हाँ आपको कुछ रन कर रहा है, कुछ दिख रहा है, आउटपुट इनपुट, लेकिन कुछ भी आपको फिजिकल में नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है, एक तरह से प्रोग्राम होता है। जो आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो प्रोग्राम के कलेक्शन से ही आपका बनता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे तभी सी प्रोग्राम पढ़ेंगे, तो सी प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्राम सी प्रोग्राम में बना हुआ है तो वो प्रोग्राम भी एज ए सॉफ्टवेयर हो सकता है, या नंबर्स ऑफ सी प्रोग्राम होंगे तो उनको कंबाइन करके भी हम क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, सॉफ्टवेयर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर हम हमारे थ्योरी लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट, वो आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन हो सकता, आंसर क्या हो सकता है इसका, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप देखिए स्टैंड कहाँ करता है। एक तो होता है आपका हार्डवेयर, ठीक है, और जो यूजर होता है, यूजर हार्डवेयर को यूज करता है, मीन जैसे हम मॉनिटर देखें, आपका माउस देखें, कीबोर्ड देखें, तो यूजर हार्डवेयर को ही जनरली यूज करता है, लेकिन हेल्प किसकी हेल्प लेता है, सॉफ्टवेयर की। तो एक तो हार्डवेयर होगा, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर।
ठीक है, इसी के यूजर यूज करता है ऐसे। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन टॉप ऑफ द हार्डवेयर होता है। ये भी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या एक तरह सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्डवेयर के टॉप पे होता है। मींस कोई भी हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं कर सकते। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी पार्ट है आपके सिस्टम में, होना चाहिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम न तो आप सिस्टम ऑन कर सकते, ना ऑफ कर सकते, न तो कोई फाइल फोल्डर कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे म्यूजिक प्लेयर, गेम कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से बेस के लिए भी काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर काम क्या होता है, एक तो यूजर को इंटरेक्ट कराता है हार्डवेयर से, दूसरा जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आप कोई एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, आप कोई वीडियो गेम का गेम देख रहे हैं, या फिर कोई आप ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर देख रहे हैं, तो उन सबको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके से होता है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझने के लिए आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे हम, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर के स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया गया हो। मीन्स जैसे अगर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के कंपोनेंट है उसकी कंट्रोलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली आप अपने यूज के लिए, किसी पर्टिकुलर यूज के लिए आप यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, जैसे कोई डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, अगर आप देखते होंगे कोई भी डिवाइस अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर प्लग करते होंगे तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता होगा आपको, जिसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो डिवाइस की कंट्रोलिंग कर रहा है। विदाउट उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए डिवाइस आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपका माउस है, माउस का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट हम यूज लगाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसी के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो सारे सिस्टम क्या कहे जाते हैं, अब उस सारे को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने स्पेसिफिक पर्पज से हम यूज करते हैं, जब यूज खत्म है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, उससे हार्डवेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एमएस ऑफिस, अगर एमएस ऑफिस आपको यूज है तब सिस्टम में रखिए, अदरवाइज इसको रिमूव कर देंगे तो कोई आपके सिस्टम में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सपोज कीजिए डिवाइस ड्राइवर की बात कर रहे हैं, अगर हम कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर रिमूव कर दें तो क्या वो कीबोर्ड काम करेगा? अगर आपके स्पीकर का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दें तो स्पीकर काम करेगा? नहीं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको रिमूव करने से कोई ना कोई हार्डवेयर कंपोनेंट काम करना बंद कर रहा है, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहे जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज के लिए है, आपको एमएस ऑफिस यूज है, इंस्टॉल किए, आपको कोई गेम है, गेम जैसे यूज कर रहे हैं, गेम भी एप्लीकेशन में आएगा। गेम अगर आप खेल रहे हैं, इंस्टॉल किए, आपको नहीं खेलना, अनइंस्टॉल कर दिए, तो ये सब किस में आ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद जो आपका सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बनता है, सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन देखिए सिंपल बन सकता है, वो डेवलप सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कौन डेवलप किया, तो आप कह सकते हैं डेनिस रिची इन 1970। अलग अलग बुक में दिया हुआ, कहीं कहीं पे 1970 दिया हुआ, कहीं कहीं पे 1972 दिया है, तो आप कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज किस टाइप का है, हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान दीजिए कि सी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो जनरली दो लेवल होते हैं प्रोग्रामिंग के, एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं HLL, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज LL। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम और आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सुनते हैं, पाइथन हो गया, सारे लैंग्वेज किस में आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो आपकी एक तो असेंबली लैंग्वेज हो सकता है, असेंबली लैंग्वेज, और 0 1, ये आपके दोनों आते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। 0 1 को हम एक तरह से मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो क्वेश्चन था आपका विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी, तो हाई लेवल लैंग्वेज सिंपली कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपाइलर।
ध्यान दीजिए, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे सी सी प्लस प्लस जावा है, तो सी सी प्लस प्लस जावा अगर देखेंगे तो जो इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो लिखा होता है, वो कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज ऐसे लिखा होता है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इसके बाद वाइड मेन, ठीक है, यहाँ प्रोग्रामिंग कुछ लाइन होते हैं, इस तरह से प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगर बात करें सी लैंग्वेज की, तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जनरली जो आपकी देखिए हार्डवेयर, जैसा आपको पता है कि कोई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 1 बाइनरी लैंग्वेज को। अगर बाइनरी में कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पे आएगा तब ही उसको समझेगा, अदरवाइज उसको नहीं समझेगा। तो यहाँ पे कंपाइलर का काम क्या है? अगर सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो आपका बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? तो कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कि मशीन हमारा समझ जाए, हमको जरूरत पड़ती है कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जनरली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही है इसका कंपाइलर का काम। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आईडीई? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जहां पे आप प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं, वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? आईडी कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग एंड डिबगिंग इज मैनेज्ड बाय सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे टर्बो सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है आपका, टर्बो सी प्लस प्लस सी जो सॉफ्टवेयर है, जो जनरली आप लैब में यूज करते होंगे, वहां पे क्या होता है? एक विंडो ओपन होता है टर्बो सी का, यहीं पे आप प्रोग्राम लिखते हैं, यहीं पे कंपाइल करते हैं, यहीं पे रन करते हैं, और रिजल्ट भी सब कुछ यहीं पे दिखता है। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एक ही सॉफ्टवेयर पे, एक ही एप्लीकेशन पे हो रहा है। तो इसको हम कर सकते हैं टर्बो टर्बो सी प्लस प्लस सी, क्या है? आईडीई है। ठीक है, जैसे आपका विजुअल सी में आप लोग कुछ प्रोग्राम रन करते होंगे, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह का आईडी है, जहां पे एक ही जगह हम सारा काम कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज ए प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है जनरली? एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, जो प्रोग्राम जैसे बना, जैसे अगर आप सी प्रोग्राम की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सी लैंग्वेज में ही जनरली हम सारा प्रोग्रामिंग भी किए हैं, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वहां पे आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शन है जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे पहले लिख दिया हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, वाइड मेन, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ठीक है, यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट ले लिया, यहाँ स्कैनफ स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है। ये सारे जो हम स्टेटमेंट लेते जा रहे हैं, तो इसको एक एक लाइन को हम स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इन सबको कलेक्शन कर देते हैं, यही तो आपका एक प्रोग्राम बनता है। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट इज नोन एज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम्स क्या होता है? The approach or method that is used to solve the problem is known as algorithm। तो जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं, मीन सेट ऑफ स्टेप। जैसे सपोज करो कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना, सपोज करो एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए निकालना, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? दिमाग में आप एक कुछ न कुछ सेट ऑफ स्टेप तो कलेक्शन करेंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? सबसे पहला स्टेप जैसे आपने ले लिया स्टार्ट, कि अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर एरिया ऑफ सर्किल का पूछ रहा क्वेश्चन, तो आपको जाहिर सी बात है आप इनपुट में क्या मांगेंगे? आपको कुछ इनपुट लेना होगा। इनपुट में क्या लेंगे? रेडियस। तभी तो निकलेगा, विदाउट रेडियस क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल? इसके बाद जब रेडियस आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे? एक फार्मूला लगाएंगे एरिया कैलकुलेट करने का। और क्या होता फार्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे।
तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल निकल जाएगा। और फिर इसी एरिया ऑफ सर्किल जो निकला है इसी को आप प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ सर्किल निकल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से एल्गोरिथम, मतलब सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बनाते हैं उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। और डिटेल में समझने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है, सपोज एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको सी प्रोग्राम बनाना है। तो डायरेक्टली हम जनरली सी प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं बनाते, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को पहले हम एल्गो बनाते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ स्टेप। जब ये सेट ऑफ स्टेप बन जाएगा तो इसी सेट ऑफ स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका सी प्रोग्राम बना लेंगे, तो उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जनरली आपका ड्रामेटिक, ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम अभी हमने देखा सेट ऑफ स्टेप, इसी को एक सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट करते हैं। जैसे कौन कौन सिंबल यूज होता है, एक होता है आपका ओवेल, ये यूज होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, मतलब स्टार्ट में और एंड में यूज होगा। ठीक है, इसके बाद इनपुट के लिए यूज करते हैं हम पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, कंडीशन के लिए यूज करते हैं डायमंड। तो ये सारे सिंबल हम यूज करते हैं किसमें, फ्लो चार्ट में। मतलब अगर आप कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं, उसमें स्टार्ट सिंबल है तो स्टार्ट यूज हो रहा है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। कोई इनपुट आउटपुट ले रहे हैं तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। कोई प्रोसेसिंग मतलब फार्मूला लिख रहे हो तो फार्मूला हम किसमें लिखेंगे, रेक्टेंगल में लिखेंगे। कोई कंडीशन जैसे इफ कंडीशन लग गया कहीं पे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डायमंड यूज करेंगे। ठीक है, और स्टॉप के लिए भी हम यूज करते हैं ओवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। अब एरर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एरर क्या होते हैं, जब कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं तो वहां पे एरर तो आ ही सकते हैं कंपाइल करने के बाद। तो एरर, दो इंपॉर्टेंट एरर होते हैं आपके, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स और लॉजिकल एरर क्या होता है उसको बताना है यहाँ पे। जैसे सिंटैक्स एरर क्या हो सकता है, जो सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है उसके अलग आप कुछ लिखते हैं तो वहां पे एरर आएगा। जैसे अगर आपका कहीं सेमी कॉलन भूल गए तो आपका किस में आएगा, सिंटेक्स एरर, क्योंकि सेमी कॉलन सिंटेक्स का पार्ट होता है। कोई कामा लगाना कहीं भूल गए, वो भी सिंटेक्स के पार्ट में आएगा। ठीक है, जनरली ऐसे मिस्टेक जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उस टाइम कंपाइलर मुझे बता देता है कि किस लाइन में गलती है, और वो गलती हम रिमूव करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट अगर लॉजिकल एरर की बात करें तो लॉजिकल एरर जनरली कंपाइलर उसको बताता नहीं, वो आपको रिजल्ट गलत देगा। रिजल्ट मीन्स लॉजिकल एरर होने से क्या होगा, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए था आउटपुट डिजायर्ड नहीं आएगा, और उसको ढूंढना में बड़ा टफ होता है लॉजिकल एरर को। जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई फार्मूला लिखे आप, कोई फार्मूले की लाइन में गलती हो गई, तो जब फार्मूला की लाइन गलती हो गई तो ये तो रिजल्ट गलत कैलकुलेट करेगा करेगा। ठीक है, अब इस गलती को पकड़ने के लिए मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा, तो इस टाइप की एरर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सिंटेक्स एरर में जनरली सेमी कॉलन एरर हो सकता है, कहीं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस या पैरेंथेसिस भूल गए तो वो एरर हो जाएगा। लॉजिकल एरर जनरली आपका कोई फार्मूले में मिस टाइप हो गया, कुछ मिस टाइप हम कर दिए तो उस टाइप की एरर यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वाइवा पूछ सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है जिसको हम कमेंट कहते हैं। कमेंट सिंगल लाइन हो सकते हैं, सिंगल लाइन डबल बैकस्लैश से, और अगर मल्टी लाइन लिख रहे हैं तो बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश के बीच में मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। लिंक सेक्शन जो आपका हेडर फाइल यूज होता है, स्टूडियो डॉट एच कोन्यू डॉट एच, वो लिंक सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिफिनीशन सेक्शन, कोई आपका फंक्शन यूज कर रहे हो तो वहां पर उसको डिफिनीशन या डिक्लेरेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आ जाएगा, मेन फंक्शन आ जाएगा, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल जनरली देखिए, जैसे हम वाइड मेन लिखते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं वाइड मेन लिखे हमने,
तो एक तो वेरिएबल जैसे ऐसे ले रहे इंटीजर ए, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिए। अगर एक वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर कर दिए इंटीजर बी मेन से पहले ही, तो जो इंटीजर बी है ये एज ए ग्लोबल काम करेगा, ठीक है, और इंटीजर ए जो है इसको हम कहते हैं लोकल, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लोकल ग्लोबल वेरिएबल अभी आगे भी आएगा तब भी बताएंगे, वैसे शार्ट में बता दें तो ग्लोबल वेरिएबल मीन्स पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। जो लोकल वेरिएबल होता है केवल ये जिस कर्ली ब्रेस में वो यूज हुआ है वहीं पे इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी भाई मैम पूछा सकता है, व्हाट इज द टोकन, सी टोकन एंड टाइप्स ऑफ सी टोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। तो 6 टाइप के टोकन्स आपके होते हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल। और ये सारे किसी भी स्टेटमेंट में हो सकते हैं, वहां से आप इसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कितने टोकन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेटमेंट लिखें इस तरह से, इंटीजर ए बी सी सेमी कॉलन, तो यहाँ पे कितने नंबर आप टोकन्स है बता सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कोई यूज हुआ है नहीं, तो कांस्टेंट तो कोई नहीं है। आइडेंटिफायर यूज हुआ है, आइडेंटिफायर है आपका, आइडेंटिफायर है आपका ए बी सी, जो ये आइडेंटिफायर की तरह है। स्ट्रिंग कोई यूज हुआ नहीं, ऑपरेटर स्ट्रिंग हुआ नहीं। स्पेशल, हाँ ऑपरेटर कामा यहाँ पे जो यूज हुआ है, कामा एज या कामा ऑपरेटर काम करता है। स्पेशल सिंबल क्या है, सेमी कॉलन। तो जितने एलिमेंट हैं वो जितने एक एक स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, टोकन्स। तो ये हो जाएगा पहला टोकन इंटीजर। आईएनटी क्या है आपका, डेटा टाइप्स है, तो पहला हो गया। ए वेरिएबल है, दूसरा टोकन हो गया। कामा तीसरा वेरिएबल हो, तीसरा टोकन हो गया। फिर से बी वेरिएबल है, चौथा टोकन हो गया। फिर से कामा पांचवा टोकन हो गया। सी छठवां टोकन, सेमी कॉलन सातवां टोकन। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 7 टोकन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से टोकन आप निकाल सकते हैं। तो टोकन जनरली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज सी टोकन्स। इसके बाद आता है व्हाट इज द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जनरली किसी भी प्रोग्राम या पार्ट में आपके कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिसको हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे सी प्रोग्राम में देखिए ना 32 कीवर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग फिक्स है, और वैसे ही हम उसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल तौर पर लिखे हम, जैसे इंटीजर INT, FLOAT फ्लोट, ठीक है, डबल, रिटर्न, वायर्ड, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड है। टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। आप इसको बुक में फॉलो कर सकते हैं, हमारे लेक्चर में देखेंगे तो मिल जाएगा वहां पे। और इन सबको अगर इन सबका देखें तो जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे ही हूबहू हम प्रोग्राम में लिखते हैं। इन सबकी मीनिंग क्या होती है, फिक्स होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सी टोक इसको हम कहते हैं की वर्ड्स। कीवर्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, रिजर्व वर्ड। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं देयर आर 32 कीवर्ड, ठीक है। व्हाट इज द आइडेंटिफायर, इस कीवर्ड के अलावा कुछ ऐसे नेम होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं। जैसे हमने अभी इस स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे जो लिखा था, इंटीजर तो आपका कीवर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए फिक्स में आ रहा है 32 कीवर्ड में। ए बी सी ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करने में, कोई फंक्शन का नेम बनाने में, एरे का नेम लिखने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड टाइप ऑफ कांस्टेंट इन सी। तो कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया जिसमें इंटीजर और रियल नंबर मींस फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर। करेक्टर कांस्टेंट कोई सिंगल करेक्टर या स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, जहां पे स्ट्रिंग मींस जो डबल कोटेशन में कहीं पे नंबर कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ, जैसे हेलो लिखा हुआ है तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर सिंगल करेक्टर लिखा हुआ है एक ही अल्फाबेट, जैसे ए लिखा हुआ तो एक हो जाएगा करेक्टर। कोई वैल्यू लिखा हुआ जैसे 10 20 250, ये इंटीजर हो गया। अगर ऐसे लिखा है 21.5 तो हो जाएगा रियल नंबर, फ्लोट में हो जाएगा। तो ये सब किसमें आते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बैकस्लैश फॉरवर्ड करेक्टर कांस्टेंट है स्केप सीक्वेंस इन अवेलेबल इन सी। तो बहुत सारे बैकस्लैश सीक्वेंस या स्केप सीक्वेंस भी अवेलेबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, कुछ इस तरह से। जैसे बैकस्लैश टी, इसका मतलब होता है टैब,
टैब मतलब एक टैब मतलब 5 स्पेस, जनरली टैब का मीन्स होता है जो आपके कीबोर्ड में टैब बटन होता है उस टैब की तरह काम करता है। तो अगर आउटपुट वाली लाइन में टैब आप लगा देते हैं ऐसे _t, तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट एक टैब छोड़ के प्रिंट करेगा। बैकस्लैश एन यूज होता है न्यू लाइन के लिए, मतलब कोई आप आउटपुट लेना चाहते हो तो न्यू लाइन में मतलब आउटपुट आपका न्यू लाइन में आ जाएगा कर्सर। ए इसलिए यूज होता है बीप, अगर आप चाहते हैं बीप के साउंड आए उस टाइम तो ए लगा देंगे तो बीप के साउंड आएगा। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, आप डिटेल में लेक्चर में देख सकते हैं। हमारे जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पे आप खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए वेरिएबल। तो वेरिएबल मैंने बता दिया आपका, वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे हमने बता दिया। जो भी आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर एज ए वेरिएबल यूज हम करते हैं जहां पे कोई वैल्यू कोई एलिमेंट उसको स्टोर करे, कहते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, तो डिफिनीशन भी देख सकते हैं यहाँ से, एक मिनट अभी दिख जाएगा। तो वेरिएबल्स आर यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। ध्यान दीजिए वेरिएबल जैसे ऐसे हैं इंटीजर ए, तो हमने बताया ना कि ए आपका वेरिएबल है, तो क्या करता है मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व कर लेता है। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट, 4 बाइट मेमोरी में स्टोर कर लेगा स्पेस, और कोई वैल्यू आप यहीं पे स्टोर करेंगे रन टाइम में। जैसे रन करते टाइम हम एक ही वैल्यू अगर 10 देते हैं तो 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो वेरिएबल होता है। व्हाट आर द डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन सी। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं आपके इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह से डिराइव डेटा टाइप आते हैं जो सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं, एरे, पॉइंटर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर, यूलियर, इनम, ये सारे डेटा टाइप्स आपके होते हैं। ये आप बता सकते हैं एग्जाम में जब भी आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हाउ टू यू डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, अभी मैंने बताया वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम आप डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, कुछ भी डेटा टाइप यूज करेंगे। इसके बाद वेरिएबल नेम ए कामा, अगर दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं तो बी कामा, और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या मतलब डेटा टाइप वेरिएबल नेम 1 वेरिएबल नेम 2 अप टू एन तक के इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। What is the meant by initialization and how we initialize the variable। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं इस a की वैल्यू हम रन टाइम इनपुट न लें, हम पहले उसको इनिशियलाइज करके चले, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं ऐसे a इक्वल टू 10। तो इस 10 की वैल्यू फिक्स हो गई, 10 की वैल्यू a के पास फिक्स है, और रन टाइम कहीं प्रोग्राम में हम देखेंगे तो a की वैल्यू 10 यहाँ से लेके चलेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, डबल इक्वल या सिंगल इक्वल अगर लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में इसको असाइन कर देता है। ठीक है, व्हाट आर द इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एंड कैरेक्टर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल क्या होगा, विदाउट पॉइंट वाला वैल्यू, जैसे कोई भी इंटीजर वैल्यू है, जैसे आप लिख सकते हैं 102 आपका इंटीजर वैल्यू हो गया, 25 इंटीजर वैल्यू हो गया। ध्यान दें इंटीजर वेरिएबल की एक लिमिट भी होती है, ये एक केवल 2 बाइट मेमोरी स्पेस पे, या आजकल के जो नए कंपाइलर है 4 बाइट मेमोरी स्पेस पे काम करते हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है, छोटी होती है, मतलब छोटा कैलकुलेशन हम इंटीजर कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम दशमलव वाले नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 102.5 अगर मुझे इनपुट लेना है तो फ्लोटिंग पॉइंट में से यहाँ फ्लोट बना के चलना पड़ेगा, फ्लोट में लेके कोई वेरिएबल चलेंगे तभी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ सकता है। ऐसे करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कोई आपको करेक्टर लेना है, मतलब अल्फाबेट कोई लेना है ए बी सी, ठीक है, या कोई स्पेशल सिंबल एज ए करेक्टर यूज करना है, तो सारे आप किसमें ले सकते हैं, करेक्टर वेरिएबल। इसके बाद आता है आपका व्हाट डज स्टैटिक वेरिएबल मीन। अच्छा, एक आपका वेरिएबल होता है जैसे मैंने बताया इंटीजर ए, ठीक है,
तो अगर केवल इंटीजर ए लिखा हुआ तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेरिएबल आपका है। एक आपका स्टैटिक वेरिएबल भी आता है, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होंगे? तो स्टैटिक वेरिएबल लिखा जाता है ऐसे, स्टैटिक इंटीजर ए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये केवल केवल एक बार ही इनिशियलाइज, यहाँ पे से इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये इनिशियलाइज एक ही बार हो गया। किसी फंक्शन में अगर दिया गया है, किसी फंक्शन में इसको इनिशियलाइज किया गया तो इस फंक्शन में केवल एक ही बार इनिशियलाइज होगा, बार बार यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा। तो स्टैटिक वेरिएबल आज वेरिएबल विच रिटेन देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल। जनरली फंक्शन कॉलिंग में इसका यूज देखने को मिलता है, जब फंक्शन कॉल बार बार हो रहा है तो उस टाइम इसकी वैल्यू रिटेन रखता है, चेंज नहीं होता बार बार, ठीक है। दे आर इनिशियलाइज ओनली वंस देयर स्कोप इज विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का बनता है, व्हाट आर द स्टोरेज क्लास अवेलेबल इन द सी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 4 स्टोरेज क्लास होते हैं आपके, ऑटो होता है, ऑटो होगा, स्टैटिक होगा, एक्सटर्नल होगा, रजिस्टर होगा। ये 4 स्टोरेज क्लास होते हैं और इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप वाइवा में जरूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कौन क्या क्या है। देखिए जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं, ऑटोमेटिक आपका रैम में स्टोर होता है। ये 4 पैरामीटर होते हैं, कैसे कैसे मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। ऑटोमेटिक क्या होता है? जो ऑटो वाला होता है वो रैम में स्टोरेज होता है इसका, डिफॉल्ट वैल्यू इसका गार्बेज होता है, ठीक है। रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे एक रजिस्टर भी होता है, तो उस रजिस्टर में स्टोर होता है, सीपीयू रजिस्टर में इसकी वैल्यू स्टोर होती है कोई वेरिएबल की, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका गार्बेज होता है। स्टैटिक आपका रैम में यूज होता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0। एक्सटर्नल रैम में यूज होता है और यहाँ भी क्या होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। और इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, पढ़ लेना डिटेल में। हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं करें क्योंकि वाइवा के पर्पज से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाम पूछा जाएगा, हो सकता है आपके स्टोरेज लोकेशन पूछा जाए उसका, हो सकता है उसकी गार्बेज वैल्यू पूछी जाए, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पूछा जाए, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सेकेंड यूनिट के वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कीजिए, वो भी समझे कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।